भिवंडी में इस वक्त एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। टोरेंट हटाओ, टाटा पावर लाओ, और सत्ता पक्ष के दो आमदार बाहर धरना कर रहे हैं। मैं लक्षवेधी की वजह से उनको ज्वाइन नहीं कर पाया। और अध्यक्ष महोदय, क्यों ये हो रहा है, ये आज मैं अपने लक्षवेधी के माध्यम से साबित करूंगा। अध्यक्ष नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भिवंडी शहर में टोरेंट पावर के विरोध में निकलने वाले हो रही है। ये भिवंडी शहर का छत्रपति शिवाजी महाराज टोरेंट के चौक है। मोर्चा निकलते जा रहा है। जैसे ही इलेक्शन करीब आता है तो इस तरह के मोर्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। मगर 2007 के बाद से अब तक टोरेंट की समस्या का हल नहीं निकला। मोर्चे निकले, नेता लापता भी हुए, एक के बाद एक। बहरहाल लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि टोरेंट का जो मोर्चा निकला था उसका नतीजा क्या आया। मुझे भी लोग फ़ोन करते हैं कि टोरेंट के मोर्चे के बाद सरकार की कोई पॉलिसी या सरकार का कोई ऐलान सामने आया। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो YouTube पर जाकर भारत शक्ति समाचार सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, इस तरह की आपके अपने शहर की खबरों के लिए या देश विदेश की खबरों के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि सरकार ने टोरेंट के ताल्लुक़ से कोई ऐलान किया तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, क्योंकि भिवंडी शहर का जो मामला है, भिवंडी शहर की जो कहानी है, एक ड्रामे से मिलती जुलती है। भिवंडी शहर में ही 1976 में एक स्कूल में ड्रामा हुआ था और ये ड्रामा मराठी में किया गया था। भिवंडी गेली खड्ड्यात, मतलब भिवंडी गई खड्डे में। हालात अगर देखेंगे तो भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में बैठे कुर्सी पर जो लोग हैं वो भी भिवंडी शहर वालों की मांगों का ध्यान नहीं रखते। टोरेंट के ताल्लुक़ से अगर देखा जाए तो सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है और इस तरह की और भी अनेक समस्याएं हैं जिसमें भिवंडी शहर के लोग दिन ब दिन पिसते चले जा रहे हैं, मगर नतीजा कुछ भी नहीं है। तो आइए पहले उस ड्रामे की बात कर लेते हैं और ड्रामा पूरा होगा तो उसके बाद भिवंडी पूर्व के एमएलए रईस कासम शेख का, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है, उसमें उन्होंने टोरेंट पावर के ताल्लुक़ से आवाज़ उठाई और भिवंडी पश्चिम के एमएलए महेश चौगले ने भी आवाज़ उठाई। उस पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या जवाब दिया वो भी आगे वीडियो में जुड़ा हुआ है। सवाल के जो जवाब हैं वो सब गोल गोल हैं, नतीजा कुछ भी नहीं है। बहरहाल आइए ड्रामे की बात कर लेते हैं। भिवंडी गेली खड्ड्यात, भिवंडी शहर का ये जो ड्रामा था मराठी में था और रास्ते पर एक आदमी जा रहा है। जैसे कि अभी फ़िलहाल भिवंडी शहर में जगह जगह खड्डे आपको देखने को मिलेंगे, तो बीच में एक बड़ा खड्डा था और एक आदमी जो भाजी, एक अखबार, छतरी यानी बारिश दिखाने की कोशिश की गई, वो ऐसे जा रहा है और खड्डे में गिर जाता है। अब खड्डे में गिर जाता है तो पहले पत्रकार महोदय आते हैं, अरे कैसे गिर गया, क्या नाम है तुम्हारा? डायरी में उन्होंने नाम लिखा, कब गिरे, कैसे गिरे, अच्छा ठीक है मैं अखबार में छाप देता हूँ, वो भी चले जाते हैं। उसके बाद एक महिला आती है एक अछाड़ मार के, वो भी भाजी तरकारी ख़रीद कर बाज़ार से निकली थी, तो वो भी देखती है, काय रे कधी पडलं तू, काय नाव तुझं, पूछ के वो भी कुछ उसके यहाँ भाजी होती है टोकरी में, थोड़ा सा भाजी डाल के चली जाती है। इस तरह से जो लोग भी आते हैं उस खड्डे में उसको निकालने की कोई बात नहीं करते, बस कुछ ना कुछ डाल देते हैं, पैसा, भाजी, बिस्किट, इस तरह का डाल देते हैं। वो आर्टिस्ट पता नहीं कहाँ हैं जिन्होंने ड्रामा किया था, बहुत ही अच्छा ड्रामा था। और उसके बाद एक दिन मुख्यमंत्री का दौरा होने वाला था। अब वो जो खड्डा था वहाँ नगर पालिका थी, उसने खड्डे के ऊपर एक पतरा डाल दिया। सितम तो ये ऊपर से एक पुलिस वाला भी आके उस पतरे के ऊपर खड़ा हो गया। अब उसको नीचे गर्मी होने लगी तो उसने पतरा ठोका, तो पुलिस वाले ने पतरा हटाया। देख मेरी नौकरी के सवाल है, मुख्यमंत्री आने वाले हैं, अगर मेरी नौकरी गई तो तेरी खैरियत नहीं।
फिर पतरा ढक जाता है और वो आदमी अंदर है। उसके बाद जब मुख्यमंत्री का दौरा हुआ, गाड़ी जा रही थी, तो उस वक्त खाना पकाने का समय हो गया था, यानी अंदर एक परिवार रहने लगा था। जो खड्डे में था उसने अपना परिवार भी वहीं बुला लिया था, क्योंकि फ़ायदेमंद कारोबार चल रहा था। कोई भाजी डालता था, कोई पैसा डालता था, सामान डालते थे लोग, उसको निकालते नहीं थे। तो मुख्यमंत्री के साथ एक अंग्रेज़ बैठा हुआ था। अंग्रेज़ ने देखा कि रोड के बीच में धुआं निकल रहा है। बहरहाल वो भी आगे बढ़ गया और वापसी में मुख्यमंत्री दूसरे रास्ते से चले गए और ये अंग्रेज़ उसी रास्ते से आया जहां वो खड्डा था। गाड़ी रोककर वो नीचे आया और जब पतरा हटाया तो उसने देखा कि अंदर 2 बच्चे, एक महिला और एक आदमी मौजूद है और खाना पक रहा है। तो उस अंग्रेज़ ने पूछा अंग्रेज़ी में, तो इसने भी टूटी फूटी अंग्रेज़ी में जवाब दिया कि मैं कुछ दिन पहले यहाँ गिर गया था, मुझे आज तक निकालने के लिए कोई नहीं आया। लोग यहाँ पूछने आते हैं, कुछ न कुछ मदद भी कर देते हैं, मगर मुझे यहाँ से कोई निकालने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल अंग्रेज़ ने भी कहा ठीक है, मैं मुख्यमंत्री से बात करता हूँ, और वो भी चला जाता है। खड्डे में गिरे हुए उस आदमी को कोई निकालने को तैयार नहीं, सब ऊपर की ही बात करते हैं। ठीक यही हालत भिवंडी शहर में रहने वाले लोगों की है। इन्हें कोई खड्डे से निकालने को तैयार नहीं। खड्डा मतलब टोरेंट की महंगी बिल, महानगर पालिका की अनदेखी, दूसरे डिपार्टमेंट की अनदेखी। तो कहीं ना कहीं भिवंडी शहर के लोगों को एक साथ होकर अपनी समस्याओं से लड़ना पड़ेगा। भिवंडी से लेकर मंत्रालय तक, ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली तक, तब जाकर आप अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। मगर दुख इस बात का है कि भिवंडी शहर में लोग रहते तो हैं मगर इस शहर के नहीं हैं। रहते 50 साल से मरने के करीब आ गए, मगर अभी तक वो अपने गांव के ही हैं, इस शहर के नहीं। इसलिए भी भिवंडी शहर में समस्याएं ज़्यादा हैं। मैं खान फ़खर आलम, और अब आइए देखते हैं भिवंडी पूर्व के विधायक रईस कासम शेख ने क्या कहा टोरेंट के संबंध में, और उसके जवाब में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या जवाब दिया। सब मिलाकर गोल गोल है, समझ जाइए, गोल गोल अंडा। मैं खान फ़खर आलम। इस लक्षवेदी के माध्यम से भिवंडी शहर को सम्मानित देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ से न्याय मिलेगा, ये उम्मीद रखता हूं। जब मैं ये लक्षवेदी के बारे में बोल रहा हूं, भिवंडी में इस वक्त एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। टोरेंट हटाओ, टाटा पावर लाओ, और सत्ता पक्ष के 2 आमदार बाहर धरना कर रहे हैं। मैं लक्षवेदी की वजह से उनको ज्वाइन नहीं कर पाया। और अध्यक्ष महोदय, क्यों ये हो रहा है, ये आज मैं अपने लक्षवेदी के माध्यम से साबित करूंगा। अध्यक्ष महोदय, अप्रैल महीने में शासन ने MERC के ऑर्डर के माध्यम से 2.9% बिजली के रेट बढ़ा दिए। दिखने में तो 2.9% लग रहा है, लेकिन फिक्स चार्जेस और अगर दूसरे चार्जेस देखेंगे तो इसका इफेक्ट देवेंद्र जी 7% है। और जो अन्याय MSEDCL टोरेंट के माध्यम से कर रहा है, क्योंकि MSEDCL रेट तय करता है, टोरेंट कलेक्शन एजेंट है। आज अगर आप देखेंगे, मेरे पास चार्ट है, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि टाटा पावर के रेट टोरेंट और MSEDCL से 40% कम है। अदानी के रेट 28% कम है, बेस्ट के रेट 35% कम है। और अभी तो यह हुआ है कि MERC के ऑर्डर के खिलाफ टाटा पावर की पिटीशन के ऊपर अपीलिंग अथॉरिटी ने MERC का ऑर्डर को सेट असाइड किया है और टाटा पावर के पावर पुराने रेट पे आए। मेरा पहला क्वेश्चन है कि इस लक्षवेदी के माध्यम से जिस तरह की धांधली चल रही है, जिस तरह से MSEDCL रेट बढ़ाया है, पूरे भिवंडी महाराष्ट्र के अंदर लोग पावर बिल की वजह से परेशान है। क्या सरकार टोरेंट पावर की फ्रेंचाइजी हटा के फिर से MSEDCL को लाएगी क्या? अगर ये सरकार नहीं कर सकती है तो कम से कम भिवंडी शहर में 2 से 3 फ्रेंचाइज होने चाहिए। अगर टोरेंट है तो टाटा पावर भी होना चाहिए, कोई और भी एजेंसी होना चाहिए, ताकि सस्ता पावर भिवंडी को मिले। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा मुद्दा यह रखना चाहता हूं, वो पूरे महाराष्ट्र का मुद्दा है कि 2 महीने के सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है एजेंसीज मांग रही है, टोरेंट पावर भी मांग रही है, बेस्ट भी मांग रही है। आज कोरोना के बाद जो हालत है
उसके बाद ये सरकार जो कह रही है कि सामान्य मानस की सरकार है, वो इस तरह के रेट बढ़ाकर, सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ा के पूरे महाराष्ट्र में ऐसा वातावरण हो रहा है कि लोग सड़कों पे आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, टोरेंट पावर के माध्यम से फॉल्स केसेस किए जा रहे हैं विजिलेंस के, कह रहे हैं कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ। अध्यक्ष महोदय, एक ही लास्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष महोदय बोलने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मेरा विषय है। आपका विषय समझ में आया, आता तुम्ही प्रश्न स्पेसिफिक विचारा. पण झाले नाही अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन काय है। 4:15 वाजले, अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक बाहेर क्वेश्चन है भयंकर कि पाऊस विजिलेंस केसेस जो फॉल्स हो रहे हैं उसके खिलाफ जो है टोरेंट पावर के लिए पिछले अधिवेशन में आप ही थे, सम्मान्य उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वहां पे नोडल एजेंसी बनाई जाएगी, आज तक नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि अमृत काल में मैंने आपको एक अमृत योजना भिवंडी के लिए दी है, सम्मान्य देवेंद्र जी। आपने मुमरा को एक न्याय दिया, भिवंडी को एक। भिवंडी में जो पीडी केसेस है और लाइव मीटर के केसेस है, उन पर जो है इंटरेस्ट रेट है उसका 50% भरना लागू है। मुमरा में 10% है, मुमरा में है, अच्छी बात है, मेरा स्वागत है। लेकिन मुमरा पैटर्न पे क्या भिवंडी के दोनों पीडी और लाइव मीटर के लिए जो इंटरेस्ट है उसको 10% पे लाया जाएगा? क्या इंस्टॉलमेंट स्कीम लाई जाएगी? क्योंकि 2007 से आपके जो है थकबाकी प्रलंबित है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहूंगा कि आज देवेंद्र जी, पिछली बार भी आपने वादा किया था मुझे कि आप ये अमृत योजना के नाम से जो है भिवंडी को ये सौगात देंगे, क्या आज उसकी घोषणा आप करेंगे क्या? और टोरेंट पावर की जो दादागिरी है, सही बोल रहा हूं देवेंद्र जी, आपको लग रहा होगा कि टोरेंट पावर बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आप मेरे साथ 2 सत्ता पक्ष के आमदार है, उनसे भी पूछिए फॉल्स केसेस, उसके बाद टोरेंट पावर के जी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया। आज मैं आपको बताऊंगा यहीं से फोन करके कि वहां पे पावर कट्स कितने हो रहे हैं और किससे शिकायत करें। नोडल एजेंसी नहीं है अध्यक्ष महोदय, टोरेंट पावर की दादागिरी बंद कराइए। सर, आपने कहा था कि महाराष्ट्र में कोई दादागिरी नहीं कर सकता, और मुझे उम्मीद है आपके होते हुए कोई नहीं कर सकता। टोरेंट पावर को आप काबू में लाइए और भिवंडी को दीजिए ना दूसरी एजेंसी, टाटा दीजिए। रेट्स आप देखिए, मैंने पूरा चार्ट आपको बना के लाके दिया है, क्योंकि मुझे मालूम है आप आंकड़े के बिगड़ सुनने वाले नहीं है। ये 40% टाटा का जो है रेट कम है अध्यक्ष महोदय। मैं चाहता हूं स्पेसिफिक आंसर आज मिले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत। मुळात आपल्याला कल्पना आहे की 26 जानेवारी 2007 पासून भिवंडीमध्ये टोरेंटला फ्रँचायझी देण्यात आली आणि गेल्या साधारण 15-16 वर्षांमध्ये टोरेंटने या ठिकाणी जे केलेलं काम आहे ते ठळकपणे आपल्याला त्याचा रिझल्ट दिसतोय। जेव्हा त्यांना दिलं तेव्हा वितरण हानी होती 41.85%, ती आता झाली आहे 10.61%। वसुली क्षमता होती 68%, ती आता झाली आहे 99%। आणि एकूण पायाभूत सुविधांवरची गुंतवणूक ही 1016 कोटी रुपये त्या ठिकाणी झालेली आहे। हे होत असताना आपण काही प्रश्न निश्चितपणे उपस्थित केलेले आहेत। पहिला आपला प्रश्न असा आहे की मुंब्र्याला फ्रँचायझी दिली तर त्याच्यामध्ये पिढी करता, परमनंट डिस्कनेक्शन करता एक योजना त्याच्या अंतर्गत त्या फ्रँचायझीच्या वेळी आली की थकबाकी किती असली तरी मूळ थकबाकीच्या 110% पैसे, एक योजना त्याच्या अंतर्गत त्या फ्रँचायझीच्या वेळी आली की थकबाकी किती असली तरी मूळ थकबाकीच्या 110% पैसे भरले की त्या ठिकाणी त्यांना परत रिकनेक्शन मिळतं। अर्थात 16 वर्षापूर्वीच्या करारामध्ये हे नव्हतं, हे आताच्या मुंब्र्याच्या करारामध्ये आहे, म्हणून मुंब्र्याला त्याचा फायदा मिळतो आहे। तथापि या ठिकाणी आपण ही मागणी करत आहात। यापूर्वी कपिल पाटील साहेब देखील मला भेटले होते, त्यांनी ती मागणी केली होती की मुंब्र्यासारखंच आम्हालाही या ठिकाणी आपण याचा फायदा द्यावा। मी आज अधिकाऱ्यांची चर्चा केली आणि करारामध्ये थोडा बदल करावा लागेल, पण निश्चितपणे पिढी करता ही जी काही मुंब्र्याला 110%ची योजना आहे ही भिवंडीला देखील लागू केली जाईल। दुसरा, आपण नोडल एजन्सीच्या संदर्भातला जो विषय सांगितला हे खरं आहे, मी आपल्याला सांगितलं होतं, अजून आपण केलं नाही। आपल्याला ओम्बर्समन सारखी एक व्यवस्था त्या ठिकाणी हवी आहे की फ्रँचायझीने जर त्या ठिकाणी नीट प्रतिसाद दिला नाही तर त्यांची तक्रार करता आली पाहिजे। आजच मी विभागाला सूचना देतोय
की त्यांनी अशा परिस्थितीमध्ये, खरं म्हणजे करारात ते असतंच पण त्याचं का पालन झालं नाही मला माहिती नाही, पण त्याची एक एक्सप्रेस्ड व्यवस्था ही त्या ठिकाणी तयार करावी जेणेकरून फ्रँचायझीच्या विरुद्धच्या तक्रारी त्या व्यवस्थेकडे जातील आणि ती व्यवस्था त्या तक्रारींवर त्रयस्थ पद्धतीनं त्या ठिकाणी कारवाई करेल. यासोबत आपण एक अमृत योजना देखील मागितलेली आहे, कारण पिढीचा प्रश्न संपला तरी जे आता चालू आहेत आणि लाईव्ह मीटर आणि ज्यांचं मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे, तर मागच्या काळामध्ये जसं एक विलासराव देशमुख यांच्या नावाने योजना सुरू झाली होती, अशाच प्रकारची काही योजना ही या ठिकाणी सुरू करता येईल का हा प्रयत्न आपण करू आणि त्यातनं किमान इन्स्टॉलमेंट मिळाले पाहिजे. काही खूप जास्त चक्रवाढ पद्धतीनं जर त्यांच्यावर व्याज लागलं असेल तर ते व्याज कमी झालं पाहिजे. फक्त त्याकरताही फ्रँचायझीशी देखील चर्चा करावी लागेल आणि MERCशी देखील आपल्याला चर्चा करावी लागेल. पण मी विभागाला सांगेन की विभागाने जरूर भिवंडी सारख्या ठिकाणी याचा विचार केला पाहिजे. आपल्याला कल्पना आहे की आपण टेरिफच्या संदर्भात सांगतो, आता विशेषतः भिवंडीचा सगळा भाग हा पॉवरलूमचा आणि इंडस्ट्रीचा भाग आहे आणि या ठिकाणी आपल्याला कल्पना आहे की मोठ्या प्रमाणात आपण सबसिडी देतो. आताही आपण जे 20 किलोवॅट पेक्षा किंवा 27 HP पेक्षा कमी जे युनिट आहेत त्यांना आपण 3.77 रुपये सबसिडी देतो आहोत आणि जे 20 किलोवॅट आणि 27 HP पेक्षा जास्त आहेत त्यांना 3.40 रुपये सबसिडी आपण देतो आहोत. म्हणजे जरी इथली वसुली टोरेंट करत असलं तरी देखील सबसिडी मात्र ही आपण राज्य सरकारच्या वतीनं त्या ठिकाणी देतो. दुसरं, आपण मल्टिपल फ्रँचायझीच्या संदर्भातला जो विषय या ठिकाणी सांगितलेला आहे, मुळातच आपला जो कायदा आहे या कायद्याच्या अनुसार मल्टिपल फ्रँचायझी हे अलाउड आहे. तशा प्रकारचं कोणी जर अर्ज केला तर MERC त्या अर्जावर विचार देखील करते. आता त्या ठिकाणी कुठलाही दुसरा अर्ज आलेला नाही. किंबहुना आता एक प्रश्न आमच्यासमोर असा उभा राहिला आहे की ज्या भागामध्ये फ्रँचायझी नाही अशा अनेक ठिकाणी केंद्रीय कायद्याप्रमाणे फ्रँचायझीचे अर्ज आलेले आहेत. मात्र आपल्याला माहिती आहे की आपली जी महावितरण कंपनी आहे या कंपन्याच्या कर्मचाऱ्यांचा देखील एक प्रश्न निर्माण होतो, त्यांचाही त्याला विरोध असतो. त्यामुळे त्यातला एक मध्यम मार्ग कसा काढता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न हा आपण करत असतो. तथापि या ठिकाणी जर जसं मुंबईमध्ये 3 फ्रँचायझी आहेत किंवा 3 त्या ठिकाणी डिस्ट्रीब्युटर्स आहेत, अशा प्रकारे कोणी ॲडिशनल डिस्ट्रीब्युशन त्या ठिकाणी मागितलं तर त्याचा निश्चितपणे विचार हा केला जाईल. आणि आपल्याला माहिती आहे की दरांच्या संदर्भात आता राज्य सरकारकडे त्या संदर्भातला कुठलाच अधिकार राहिलेला नाही. दरांच्या संदर्भातली सगळी पिटिशन त्याचे निकष देखील तयार केलेले आहेत की वितरण हानी किती, कमर्शियल लॉसेस किती, अशा सगळ्याच्या आधारावर आणि एकूण लायबिलिटी किती या आधारावर एक पिटिशन दाखल करावी लागते. त्याची सुनावणी होते आणि त्या सुनावणीमध्ये बहुतांश वेळा महावितरण जे म्हणते ते ऐकलंच जात नाही, कारण शेवटी कन्झ्युमरचं देखील MERCला बघावं लागतं आणि त्यामुळे MERC त्यानुसार ते सगळे रेट्स हे त्या ठिकाणी डिसाईड करते. त्यानुसार हे सगळे रेट्स जे आहेत हे डिसाईड झालेले आहेत. त्यामुळे या संदर्भात जर काही आपलं म्हणणं असेल तर पुन्हा एकदा MERCकडे आपल्याला निश्चितपणे जाता येईल. पण आता जे सरकारच्या हाती आहे ते मात्र सरकार निश्चितपणे यामध्ये करेल. उप मुख्यमंत्री जी ने अभी माना कि भिवंडी शहर 99% रेवेन्यू दे रहा है और महाराष्ट्र का नंबर 1 सिटी है पेमेंट के अंदर. अब आपने मुमरा के लिए मापदंड रखा कि 15-20 केसेस आप चेक करेंगे, भिवंडी के लिए भी मैं सबमिट करूंगा, लेकिन मेरा और महाराष्ट्र का नंबर 1 सिटी है पेमेंट के अंदर. अब आपने मुमरा के लिए मापदंड रखा कि 15-20 केसेस आप चेक करेंगे, भिवंडी के लिए भी मैं सबमिट करूंगा, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि क्योंकि अभी नोडल एजेंसी नहीं है, आप अभी कोई उच्च स्तरीय अधिकारी आज अनाउंस कीजिए कि जिसके सामने हम हमारी बात रख सके. क्योंकि ये बात तो तय है, मैं मुंबई में मेरा फ्लैट है, मेरा घर है, मेरा बिल एक अलग आ रहा है. भिवंडी के अंदर एकदम गरीब के पास भी जाएंगे तो उसका 1500 रुपए बिल आ रहा है. तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो है, लेकिन फोरम नहीं. आप हमको फोरम दीजिए, हम आपको साबित करके देंगे कि किस तरह से टोरेंट का व्यवहार चल रहा है. क्योंकि यहां पर अधिकारी आपको आके बताते, बहुत अच्छे से बताते हैं कि ये बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जिस तरह सम्मानीय जितेंद्र आवाड़ जी ने कहा ना कि ये एक आक्रोश बन रहा है और ये बाहर आएगा, तो ये सारे इश्यूज को सेटल करने के लिए आप कम से कम एक
एक मेंबर या 2 मेंबर उच्च स्तरीय कोई अधिकारी नियुक्त कीजिए और टाइम बाउंड मैनर में इसका रिप्लाई लाइए, ये मेरा प्रश्न है। धन्यवाद। आपण जे सांगितलं पुढच्या 15 दिवसामध्ये एक उच्चस्तरीय एक अधिकारी किंवा 2 लोकांची कमिटी ही त्या ठिकाणी आपण तयार करू आणि खरं म्हणजे आता माझ्याकडे ही काही माहिती आलेली आहे की ग्रीव्हन्ससाठी MSCDCLचा नोडल ऑफिसर दर बुधवारी आणि गुरुवारी भिवंडीला उपस्थित राहतील। हे राहतील सांगतोय, राहतील। आता संपायला पाहिजे लक्ष दिल्यानंतर. ठीक आहे. हे ठीक आहे, आता पहिल्यांदा हे करतो, पण तुम्हाला सांगितलं होतं 15 दिवसात हो मुंब्र्याला पण करू, मुंब्र्याला पण एक आपण त्याची व्यवस्था परमनंट व्यवस्था उभी करू. जयंत